सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज नागरिक शास्त्र में हमें एनसीईआरटी के प्रश्नों पर आगे चर्चा करनी है। कल जो लॉन्ग क्वेश्चन थे पहले और दूसरे, उनका वीडियो आप तक पहुंचाया गया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और इनको नोट भी करना है। तो तीसरा जो प्रश्न है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। तीन छात्र थे, कौन थे? थम्मन थे, मथाई थे और पोषक थे। इनमें से किससे सहमत हैं आप और क्यों? अपना जवाब करीब हमें 50 शब्दों में देना है। तो पहले थम्मन कहता है, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वहीं सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा, मथाई क्या कहता है? सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। और तीसरा, पोषक, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो उत्तर में हम समझेंगे कि देखिए, यहां पर थम्मन ने कहा कि क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर जहां विभाजन हो वहां पर सत्ता की साझेदारी हो, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारा देश विविध भाषाओं, विविध जातियों, विविध धर्मों में व्याप्त है। यहाँ अनेक धर्मों का निवास है, जिसकी मिली जुली संस्कृति भारतीय संस्कृति के नाम से जानी जाती है। यदि सत्ता की साझेदारी कुछ विशेष वर्गों तक सीमित कर दी जाएगी भाषा के आधार पर, तो कहीं न कहीं हम अनेक वर्गों को असंतुष्ट करने का काम करेंगे, जिससे उनका विकास रुक जाएगा। तो यहाँ थम्मन के जो विचार हैं वो निरर्थक हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। दूसरे थे मथाई, तो सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद हो। देखिए, यहाँ क्षेत्रीय विभाजन यानी क्षेत्र के आधार से लोकतंत्र की स्थापना करना, इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्र तक यही संपूर्ण व्यवस्था को लागू करना और अन्य क्षेत्रों को छोड़ देना, इससे एक सत्ता के साझेदारी का सफल होना नहीं कहा जा सकता है। संविधान में सभी नागरिकों को समान अवसर जब प्रदान किया गया है, तो लोकतंत्र का जो भी सत्ता की साझेदारी है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति और प्रत्येक संप्रदाय तक होना आवश्यक होना चाहिए, तभी जाकर के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सकता है। तो हम यहाँ पर मथाई के कथन पर भी उसका हम साथ नहीं देते, उसका समर्थन नहीं करते। तीसरे औसत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, हर समाज में, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो निश्चित है कि हम यहाँ पर औसत के विचारों का समर्थन करें। क्यों? क्योंकि हमें हर समाज के लोगों तक, छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक सत्ता की जरूरत को समझना चाहिए, भले ही वह छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो हमें संपूर्ण समाज को देखना चाहिए। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अच्छा माना जाता है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सत्ता में साझेदारी करने का अवसर मिलता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे क्षेत्रीय चुनाव हो,
वहाँ पर हमको एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जिसमें महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने वर्ग विशेष में होने वाली जो समस्याएं हैं उन्हें संसद तक पहुंचाने का काम करें, जिससे उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, ताकि संपूर्ण राष्ट्र धीरे धीरे सभी समस्याओं से निजात पा करके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो मैं यहाँ पर ओशो के विचारों का समर्थन करता हूँ। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। फ्रेंच बोलने वाले पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा है कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर यानी मर्चटेम के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब आपको कम से कम 50 शब्दों में देना है। तो मर्चटेम के महापौर, तो महानगर होता है, उसका जो लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होता है, नगर पंचायत, महानगर के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। तो महापौर द्वारा बेल्जियम की राजधानी के पास फ्रांसीसी बोलने पर जो पाबंदी लगाना बेल्जियम की शक्ति की भागीदारी की व्यवस्था के अनुकूल नहीं माना जाता है। नहीं है। बेल्जियम के संविधान द्वारा संघीय तथा राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरी सरकार जो सामुदायिक सरकार की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जैसा अपने यहाँ होता है देश में, जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जैसे होते हैं, वहाँ पर बेल्जियम में भी यही व्यवस्था लागू है, जिसका चुनाव एक भाषा बोलने वाले समुदाय जैसे डच है, फ्रांसीसी है या जर्मन है के द्वारा किया जाता है, चाहे वह देश के किसी भी भाग में रहते हों। सरकार को अपने समुदाय के लोगों के सांस्कृतिक, भाषाई और शिक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से आप फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन करते हैं, जबकि डच भाषा बोलने वाले लोगों पर वो आप अपनी मेहरबानी प्रस्तुत करते हैं, जिससे डच भाषा बोलने वाले लोगों का तो विकास होगा, उनकी भाषा, उनके जो संस्कृति है, क्योंकि भाषा से ही संस्कृति होती है, तो उसका विकास का तो अवसर आप दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंच भाषाई लोगों के अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, उन्हें अपने विकास के मार्गों पर आगे बढ़ने से आप रोक रहे हैं। तो इसलिए ऐसी भावनाएं जो समाज को दो भागों में बांटती हों, ऐसी भावनाओं को बढ़ाना सही नहीं माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। दिए गए उदाहरण, एक नीचे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण यानी अवतरण कह सकते हैं, सारांश कह सकते हैं, को गौर से पढ़ें और उसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करना है। यानी युक्तिपरक का कारण का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा। उसमें महात्मा गांधी ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं, उसे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है।
या सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिसके हाथों में होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो उन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था की नींव को मजबूत करेगा। तो इसमें आपको युक्तिकरण कारण बताना है कि इनमें से एक का चुनाव करना है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज की स्थापना करना और उनकी निर्धारित शक्तियों के आधार पर उसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं वो क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। और जब क्षेत्र का आदमी उन समस्याओं के बीच में रहता है तो वह उस समस्या को आगे बढ़ा करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में जब स्थानीय लोग शासन और सत्ता की साझेदारी में हाथ बांटते हैं तो वो स्थानीय स्तर के लोगों में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए निरंतर अच्छा सा अच्छा कार्य करने का कार्य भी करते हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके और वे अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इसके लिए भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, जो आजकल भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है, उससे कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने जो स्वप्न देखा था कि संपूर्ण जो राष्ट्र है वो एक सूत्र में बंधा रहे, संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो, और उन्होंने शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया था और ये कहा था कि यही लोकतंत्र का आधार बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हुई। इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर जो योजनाएं आती हैं, केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर अधिक किया जा सकता है और उसका विकास, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जो स्थानीय स्तर पर अनेक जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को निपटाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का होना परम आवश्यक है। ठीक है ना? क्योंकि अब जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगी तो हमारे पास उसके बाद विधानसभा आती है और विधानसभा का क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है कि संपूर्ण क्षेत्र को एक व्यक्ति इतना आसानी से देख नहीं पाता है, जिस कारण से वहाँ पर जिस माध्यम से काम होंगे वहाँ पर बिचौलिए आएंगे, वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का होना परम आवश्यक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे और 5 नंबर तक इन प्रश्नों को नोट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।